Good afternoon, students. Once again, welcome in my class. So आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो है टीचिंग एज फैसिलिटेटिंग. पिछला क्लास जो हम लोगों ने किया था उस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टीचिंग एज इंस्ट्रक्टिंग. आज हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग एज फैसिलिटेटिंग. इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि टीचिंग एज इंस्ट्रक्टिंग वर्सेस टीचिंग एज फैसिलिटेटिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास का हम लोगों का टॉपिक होगा. फ़िलहाल हम लोग देखेंगे कि टीचिंग एज फैसिलिटेटिंग. इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि टीचिंग क्या होता है. ऑलरेडी मैंने एक क्लास क्या 2 क्लास मैंने आपका टीचिंग पर लिया है कि टीचिंग क्या होता है और टीचिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा. अब हम लोग आज समझेंगे कि टीचिंग फैसिलिटेटिंग किस तरह से हो सकता है. किस तरह से टीचिंग जो होता है वो किसी को सुविधा देना या किसी को संसाधन प्रदान करने की प्रक्रिया होती है. शिक्षण किस प्रकार से संसाधन प्रदान करने की एक प्रक्रिया हो सकती है. तो इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं. फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है संसाधन प्रदान करना. इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे. इस पूरी चर्चा के दौरान हम लोग इस बात पर ध्यान रखेंगे कि फैसिलिटेटिंग का अर्थ क्या होता है, फैसिलिटेटिंग के डायमेंशंस क्या होते हैं, और तब हम लोग चर्चा करेंगे कि जब टीचिंग फैसिलिटेटिंग के फॉर्म में आता है तब उसमें क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है एक टीचर को फैसिलिटेट करने के लिए, और साइड बाय साइड की कौन कौन से टैक्ट्स उसे अपनाने पड़ते हैं और किस किस तरह की एक्टिविटीज़ उसको इनसाइड द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम करना पड़ता है. यह हम लोग इस पूरे क्लास में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप रेडी हैं. सो ऑल द बेस्ट. चलें हम लोग क्लास शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैसिलिटेशन क्या होता है. फैसिलिटेशन इज़ द एक्ट ऑफ एंगेजिंग पार्टिसिपेंट्स इन क्रिएटिंग, डिस्कवरिंग एंड अप्लाइंग लर्निंग इनसाइट्स. अब देखिए, लर्निंग मैंने टीचिंग भी पढ़ाया और लर्निंग भी पढ़ाया. लर्निंग का मतलब क्या मैंने पढ़ाया आपको, चेंज इन थॉट एंड बिहेवियर, यानी चेंज इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर और एंड चेंज इन बिहेवियर. जब ये 2 बातें लर्निंग होती हैं और इसी के लिए जब हम पढ़ाते हैं तब इस लर्निंग के लिए एक इंसाइट की ज़रूरत पड़ती है. जो मैंने आपको बताया था कि कोहलर का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इंसाइट, मैंने आपको ये बताया भी था. एक लर्निंग के बहुत सारे थ्योरीज में एक थ्योरी था इंसाइट. कोई भी लर्निंग के लिए एक इंसाइट की भी ज़रूरत पड़ती है. तो जब फैसिलिटेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्ट जिसमें जब हम लर्नर को एज पार्टिसिपेंट या लर्नर को जब हम किसी अपने नॉलेज को, ज्ञान को जब क्रिएट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए और उसको अपने लाइफ में कहीं भी अप्लाई करने के लिए, उसका अनुप्रयोग करने के लिए, यानी ज्ञान का निर्माण करना, ज्ञान की खोज करना और ज्ञान के अनुप्रयोग करने के जो अंतरसूझ का कार्य होता है, उस कार्य में बच्चों को संलग्न करने की प्रक्रिया को हम संसाधन प्रदान करना कहते हैं या फैसिलिटेटिंग कहते हैं. ठीक है, एकदम क्लियर. चलें आगे बढ़ते हैं. फैसिलिटेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स अ गाइड ऑन द साइड. इस फ्रेज को याद रखिएगा, अ गाइड ऑन द साइड हु आस्क क्वेश्चंस, मॉडरेट्स डिस्कशंस, इंट्रोड्यूसेस एक्टिविटीज़ एंड हेल्प्स पार्टिसिपेंट्स लर्न. ये जो फैसिलिटेशन की प्रक्रिया क्या होती है, इस प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. एक गाइड के तौर पर लर्नर के पास खड़े रहना है. लर्नर के पास एक परामर्शदाता के रूप में या निर्देशक के रूप में खड़े रहना है, जो क्या क्या काम करता है, जो उसे प्रश्न करता है, जो उसके वार्तालाप को या डिस्कशंस को मॉडरेट करता है, संचालित करता है, उसको नई एक्टिविटीज़ से उसका परिचय करवाता है और उसको लर्निंग की प्रक्रिया में यानी अधिगम की प्रक्रिया में एक सार्थक प्रतिभागी बनने के लिए प्रेरित करता है. यही फैसिलिटेशन का मुख्य कार्य होता है. इसका मतलब फैसिलिटेशन जो होता है वह किसी नॉलेज को
बच्चों में घोल के पिला देना या इंजेक्ट कर देना या ज़बरदस्ती उसको रोटिंग के लिए बाध्य करना या उसको मगिंग अप करवा देना, ऐसा कोई काम नहीं करना या रटने पर बाध्य कर देना, ऐसा काम करने की प्रक्रिया नहीं है। फैसिलिटेशन लर्निंग के एक ऐसे सिचुएशन को प्रदान करने की प्रक्रिया है, एक ऐसे अवसर को प्रदान करने की प्रक्रिया है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की प्रक्रिया है जिसमें लर्नर खुद अपनी एक्टिविटी से किसी चीज़ को सीखता है और उसको जनरलाइज करता है, यानी अपनी नॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन है वो खुद अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। और तब फैसिलिटेटर और टीचर की क्या भूमिका होती है, वह एक गाइड की तरह वहाँ पर खड़ा होता है और बच्चों को डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, सही डायरेक्शन की ओर मूवमेंट करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करता है। दिस इज़ फैसिलिटेशन। एंड जो फैसिलिटेशन के अवसर प्रदान करता है वो फैसिलिटेटर होता है। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, फैसिलिटेशन की प्रक्रिया या फैसिलिटेटर का काम बच्चों को लर्निंग के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करना और लर्निंग के सिचुएशन देना और बच्चों को लर्न करने योग्य बनाना और लर्न करवाना किसी चीज़ को, समझ रहे हैं ना, यानी अधिगम ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। एक मीनिंगफुल फैसिलिटेशन हमेशा बच्चे को अधिगम के आखिरी मुकाम तक ले जाता है, यानी अधिगम उसका हो जाता है किसी भी चीज़ का। इसका मतलब होता है कि फैसिलिटेटर का काम और टीचर का काम, दोनों का काम एक ही है। टीचर का काम भी वही है कि बच्चे को लर्न करने के लिए एबल करे, बच्चे को लर्न करने के योग्य बनाए और बच्चा लर्न करे किसी चीज़ को। अब लर्नर लर्न करे यानी अधिगम करता अधिगम प्राप्त करे, यह एक टीचर का कर्तव्य है। और फैसिलिटेटर का कर्तव्य क्या है कि वह भी बच्चों को अधिगम प्राप्त हो, इसके लिए उसको पूरी सुविधा प्रदान करना। अब टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पर कैसे हो सकता है? जब टीचर अधिगम के लिए बच्चों को अवसर दे और उसको अपना अधिगम खुद निर्माण करने की स्थिति प्रदान करे, तब टीचर की भूमिका टीचर के साथ साथ फैसिलिटेटर की भूमिका भी हो जाती है। और ये टीचर की सर्वाधिक सार्थक भूमिकाओं में से एक भूमिका है। इसीलिए टीचिंग को फैसिलिटेशन के मोड में देखना बेस्ट मोड होता है देखने में, और टीचर को फैसिलिटेटर के रूप में देखना बेस्ट रूप होता है देखने का। यू पीपल आर गोइंग टू बी अ टीचर इन फ्यूचर, सो स्टूडेंट्स अपनी इस भूमिका को आपको हमेशा याद रखना है। और जब टीचर एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे हम लोग इस क्लास में देखेंगे। अब ये देखिए कि जब टीचिंग फैसिलिटेटिंग के रूप में आती है तो किस तरह से वो एक्ट करती है। फैसिलिटेशन रेफर्स to the actual process in the classroom by which we interact with students to support their learning. Facilitation is a real-time process that unfolds the response to all the active participants in the room. आप समझ जाइए, इसमें दो बातें बहुत साफ निकल करके हमारे सामने आ रही हैं। पहली बात कि यह कोई वर्चुअल स्थिति हो नहीं सकती है, यह स्थिति हमेशा ही कैसी होगी, वह एक्चुअल स्थिति होगी। वह सामने टीचर एंड जो फैसिलिटेटर और जो लर्नर होंगे वो आमने सामने होंगे। ये एक एक्चुअल प्रोसेस हो सकता है और एक्चुअल प्रोसेस ही होता है। दूसरी बात एक ये है कि इसमें ये एक रियल टाइम प्रोसेस होता है और इसमें पार्टिसिपेंट जो होता है, अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेंट्स के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनकी एक्टिविटीज़ तय की जाती है। एंड दे लर्न बाय डूइंग, दे लर्न बाय एक्टिविटी, और इस तरह से वह सीखते हैं। ये बहुत परमानेंट लर्निंग होती है। यह जो अधिगम होता है वह एक स्थायी अधिगम होता है और इसलिए फैसिलिटेशन को या फैसिलिटेट करने को टीचिंग का बेस्ट मोड माना जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, फैसिलिटेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड बाय टीचर्स टू हेल्प लर्नर्स एक्वायर, रिटेन एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। पार्टिसिपेंट्स, अब इसमें होता क्या है, द सेम थिंग इज गोइंग ऑन इन टीचिंग ऑल्सो स्टूडेंट्स।
आप समझ जाइए, फैसिलिटेशन और टीचिंग इस टेक्निक में कहीं भी अलग नहीं है कि वो लर्नर को नॉलेज को, स्किल को, अपने नॉलेज एंड स्किल को एक्वायर करने, रिटेन करने और अप्लाई करने के लिए बाध्य करता है। ये टीचिंग भी करता है और ये फैसिलिटेशन भी करता है। अब इसमें दोनों में क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स आर इंट्रोड्यूस टू कंटेंट एंड देन आस्क क्वेश्चन while teacher or trainer foster the discussion, takes step to enhance the experience for the learners and gives suggestions. Teachers guide learners towards a specific learning outcome. यानी यहाँ पर टीचर क्या करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स को गाइड करते हैं। They guide, they provide the situation, they provide the opportunity and guide them for the activities to achieve the learning outcomes or goal. Understood? यानी फैसिलिटेशन और टीचिंग में जो डेस्टिनेशन का फ़र्क है वो नहीं है। वही चीज़ टीचर को भी चाहिए और वही फैसिलिटेटर को भी चाहिए। जो टीचर का गोल होता है वही फैसिलिटेटर का भी गोल होता है। फ़र्क इतना ही होता है कि फैसिलिटेटर चाहता है कि लर्नर उसको करके सीखे और इसके लिए वो उसको सिचुएशन प्रोवाइड करता है, देन उसको गाइड करता है, उसको एक्सपीरियंस के लिए मोटिवेट करता है, एक्सपीरियंस करने के लिए मोटिवेट करता है और तब वो स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करने के लिए उसको मोटिवेट करता है। ओके, सिचुएशन देता है। नाउ द नेक्स्ट, ट्रेडिशनली टीचर आर द वंस विथ नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। कोई भी टीचर अपना नॉलेज और एक्सपर्टीज़ की कोई ख़ास फील्ड में उसका नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ हो सकता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कोई साइंस के हो सकते हैं, कोई केमिस्ट्री के हो सकते हैं, कोई मैथ्स के हो सकते हैं, कोई ज्योग्राफी के हो सकते हैं, कोई हिस्ट्री के, कोई हिंदी के, कोई इंग्लिश के, अलग अलग फैकल्टीज़ के आप हो सकते हैं, अलग अलग स्कूल्स के आप हो सकते हैं। उसमें भी आपकी एक्सपर्टीज़ किसी खास टॉपिक पर, किसी खास एरिया में आपकी एक्सपर्टीज़ अलग अलग तरह की हो सकती है। सो टीचर के पास ये एक्सपर्टीज़ रहती है। अब फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं, build on the knowledge based of the group of the students to find the answer to question. अब फैसिलिटेटर उस नॉलेज को इस तरह से उस नॉलेज को देते हैं कि वो ग्रुप जो है वो अपने जीवन की समस्याओं का हल वहाँ से ढूंढ सके। और उसको हल ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा, अनुप्रयोग करना पड़ेगा ज्ञान का, और ज्ञान का अनुप्रयोग बिल्कुल यथार्थ स्थिति में, रियल सिचुएशन में उसको करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल मैनर में करना होगा ताकि उसके क्वेश्चन का, उसके प्रश्नों का हल उसे प्राप्त हो सके। बोथ मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्व अ पर्पस एंड अलाउ स्टूडेंट्स द चांस टू ग्रो। ये दोनों ही काम, टीचिंग और फैसिलिटेटिंग, दोनों का गोल एक ही है, टीचर स्टूडेंट्स को ग्रो करना, पर दोनों के मोड थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। और वही हम लोगों को उन्हीं चीज़ों को पहचानना है कि कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब एक टीचर को फैसिलिटेटर बनना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या फैसिलिटेटिंग जो होता है उसका नेचर और स्टेप्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए फैसिलिटेशन का नेचर क्या होता है। इट मे नॉट स्ट्रक्चर्ड, फैसिलिटेशन हो सकता है कि स्ट्रक्चर्ड नहीं हो, क्योंकि जब हम काम देते हैं स्टूडेंट्स को कुछ करने के लिए तो वो कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण उसको गाइड जो है या उसको मोटिवेट डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है। तो कोई बिल्कुल 100% एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड ये प्रोसेस नहीं होता है। पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है, लर्नर टू लर्नर ये वैरी करेगा, टीचर टू टीचर ये वैरी करेगा, फैसिलिटेटर टू फैसिलिटेटर इट कैन वैरी। ठीक है, it may not as structured as traditional teaching and can sound unstructured, ऐसा लग सकता है, but in fact facilitation can be broken down into just 3 steps। ये 3 स्टेप में इसको हम लोग बांट सकते हैं। ये 3 स्टेप क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन, चेकिंग इन, चेक करना, स्टूडेंट्स को देखना कि इसके पास
पहले से क्या इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज है, बच्चा हमारा कहाँ है, लर्नर कहाँ है, आइडेंटिफाई वेयर द लर्नर्स आर, कहाँ है वो लर्नर, उसके पास प्री नॉलेज कितना है, प्रीवियस नॉलेज उसके पास कितना है, उसके पास बैकग्राउंड कैसा है, और वो किस तरह के सोशल इकोनॉमिक और नॉलेज के बैकग्राउंड से वो आ रहा है। ये सब चेक करना का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप इज चेकिंग इन। लेट अस सी सेकंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग गैप्स। अब आपका आउटकम तो ऑलरेडी आपने फिक्स कर रखा है एज ए टीचर, यानी लर्निंग आउटकम हमारा क्या होगा ये प्रीफिक्स होता है, ये टीचर को क्लास में एंटर करने से पहले फिक्स कर लेना होता है, ये फर्स्ट स्टेज का होता है टीचिंग का। तो ये फर्स्ट फेज में जो उसने प्रीफिक्स कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है लर्निंग आउटकम को, उस लर्निंग आउटकम में और बच्चे के प्रेजेंट पोजीशन के बीच में कितना बड़ा गैप है, क्या गैप है, इसको आइडेंटिफाई करना टीचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई स्टेप्स द लर्नर कैन टेक, राइट और लेटर टू ब्रिज दिस गैप। अब देखिए, जो लर्नर को सही स्टेप लेने के लिए, सही जगह पर लेने, सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो ये गाइड करने का काम फैसिलिटेटर ऑब्लिक टीचर करता है, वह टीचर करता है जो फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है। तो कैसे करेगा वो, ये 3 स्टेप्स को करता है। ये पूरे गैप को, जहाँ पर लर्नर है और जहाँ तक लर्नर को जाना है, इस बीच के गैप को किस तरह से पर्टिकुलर लर्नर, आई एम टेलिंग यू पर्टिकुलर लर्नर मतलब पर्टिकुलर समझिए, पर्सन टू पर्सन, लर्नर टू लर्नर वेरी करेगा ये प्रोसेस। तो पर्टिकुलर लर्नर किस तरह से उस गैप को पूरा कर पाएगा, किस तरह से वो ब्रिज उसके लिए बना देना है, ये वो टीचर वो उस टीचर को स्टेप लेना पड़ेगा जो फैसिलिटेटर की भूमिका में है। ठीक है, तो ये जो तीनों स्टेप है ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। मैंने बहुत छोटे पॉइंट्स में आपको बताया है और इसके लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं, उतने डिटेल में आपको इस तरह से नहीं आपको पढ़ना है। आपको ये जानना सिर्फ था कि क्या स्टेप्स टीचर ले सकता है एज अ फैसिलिटेटर। नाउ स्किल्स ऑफ टीचर एज फैसिलिटेटर। एक फैसिलिटेटर के रूप में जब टीचर आता है और टीचिंग करता है एज फैसिलिटेटिंग, तब उसका क्या क्या स्किल्स उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपके लिए ज़रूरी है। टुमारो यू आर गोइंग टू बी अ टीचर एज फैसिलिटेटर। ओके, सो लिसन केयरफुली। पहला उसका स्किल होता है लिसनिंग, यानी सुनने का कौशल, श्रवण कौशल। अ टीचर as facilitator needs to listen actively and hear what every learner or team member is saying। हर लर्नर क्या कह रहा है, किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहा है, इसको सुनना और समझना, ये एक फैसिलिटेटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो टीचर है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चनिंग। अ टीचर as facilitator should be skilled in asking questions that are open-ended and stimulate discussion। अगर एक टीचर जो है फैसिलिटेटर की भूमिका में ओपन क्वेश्चन देना, यानी सबको क्वेश्चंस देना है, ऐसा क्वेश्चन देना है जो सबके लिए इक्वली इफ़ेक्टिव हो, और वो ओपन क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन के लिए बच्चों को मोटिवेट करेगा एंड बच्चे अपने आप को ओपन अप कर पाएंगे। साइड बाय साइड वो बताएंगे कि वो कहाँ हैं और उनकी बैकग्राउंड क्या है और वो किस तरह का वो है। इससे बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी जानने में टीचर को या फैसिलिटेटर को आराम होता है। देन द थर्ड, एंड नॉट ओनली दिस, द रियल प्रॉब्लम कैन बी नोन। द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अ टीचर as facilitator should be skilled in applying group problem solving techniques including all the steps। ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो होता है वो एक पूरा सेट ऑफ टेक्निक्स होता है जिसमें कि
टेक्निक जिसमें कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस देना, हाइपोथेसिस को अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट करना, जो हाइपोथेसिस फंक्शनल नहीं है उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, ये सारे काम जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स होते हैं। और लास्ट में उसका एक सोल्यूशन को खोज लेना और उसको फिक्स कर देना। ये काम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो टीचर और एज फैसिलिटेटर जो होता है वो इसको इस स्किल को, इस टेक्निक को अप्लाई करने का स्किल होना चाहिए, इन टेक्निक्स को अप्लाई करने का स्किल होना चाहिए। द नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स का मतलब अब जब बच्चे डिस्कशन करेंगे तो उनको आपस में तो उनके अंदर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होंगे, एक दूसरे को काटने का अवसर मिलेगा, एक दूसरे की बातों के ऊपर अपनी तर्क रखने का उनको मौका मिलेगा और वे लगातार इस तरह का काम करेंगे। वो बच्चे हैं, वो लर्नर हैं, कोई भी लर्नर, कोई भी पार्टिसिपेंट यह काम करता है। ग्रुप डिस्कशन का यही मेथड ही होता है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही यही होता है कि वो लर्नर जो हैं वो ऐसा करते हैं, या पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपने लॉजिक देते हैं और ऑफ कोर्स एक लॉजिक दूसरे लॉजिक का काट हो सकता है या सुपरसीड कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कन्फ्लिक्ट होने की संभावना होती है। तब तक टीचर एज फैसिलिटेटर को उस कन्फ्लिक्ट को मॉडरेट करना चाहिए जब तक वो पोलाइट रहे, और इसके बाद उस कन्फ्लिक्ट को एक एक्सेप्ट करना चाहिए एंड साइड बाय साइड उसको एक शेप दे देना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव शेप देने का काम जो होता है वो टीचर का एज फैसिलिटेटर होता है। नाउ द नेक्स्ट इज यूजिंग अ पार्टिसिपेटिव स्टाइल। अब एक टीचर जो फैसिलिटेटर की भूमिका में है वह अपने आप को बस गाइड समझना और लीडर समझना और सुपरसीड करना और अपने आप को प्रोजेक्ट करना और अपने आप को वहाँ पर सबके ऊपर सिद्ध करना, यह काम उसको नहीं करना चाहिए। उसको एक पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में सबके साथ रहना चाहिए, यानी पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक किसी भी चीज़ में, किसी भी डिस्कशन में या किसी भी तरह के एक्टिविटीज़ में टीचर को पार्टिसिपेटर की भूमिका में होना चाहिए, पार्टिसिपेंट की भूमिका में वहाँ पर होना चाहिए। द नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग अदर्स। ये एक बहुत बड़ा काम एक फैसिलिटेटर का होता है। एक टीचर जो फैसिलिटेटर की भूमिका में है उसे दूसरे को एक्सेप्ट करने की उदारता होनी चाहिए। इतना उसके अंदर ये उदारता होनी चाहिए या उसके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि वो दूसरे को एक्सेप्ट कर सके। साइड बाय साइड उस पूरे डिस्कशन में या एक्टिविटी में या टीम में या पूरे उस ग्रुप में सबके बीच में ये एक्सेप्टेबिलिटी को डेवलप करने का काम भी टीचर एज फैसिलिटेटर को करना चाहिए, करना होता है। नेक्स्ट एम्पैथाइजिंग का मतलब होता है कि बच्चों के लर्नर के लिए एक उनकी बातों को समझना और उसकी फीलिंग्स को समझना, उसकी संवेदना को समझना, उसकी कमियों और उसकी खूबियों को समझना और उसके साथ एक संवेदनशील व्यवहार रखना, यह बहुत आवश्यक है। कोई उपहास नहीं, किसी का मजाक नहीं करना, किसी से घृणा नहीं करना और सबको एक लेवल पर ला करके उसके पूरे इमोशंस को, उसकी फीलिंग के साथ रहना, ये एम्पैथाइजिंग की प्रक्रिया होती है। और ये एक टीचर एज फैसिलिटेटर जो होता है उसके लिए ये स्किल होना, ये गुण होना, ये क्वालिटी होना बहुत आवश्यक है। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बीइंग अ लीडर। एक लीडर होना भी बहुत ज़रूरी है। एक लीडर ही किसी को गाइड कर सकता है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उन सारी क्वालिटीज़ का इसमें डिमांड होता है। लीडरशिप अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा डिमांडिंग क्वालिटी होती है और हर टीचर के पास लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं होती है। जब टीचर एज फैसिलिटेटर होता है तो उसको एक बहुत पोलाइट लीडर के रूप में वहाँ पर अपने आप को रखना होता है उस फैसिलिटेटर की भूमिका में। सो ये टीचर का बहुत ज़रूरी गुण होता है एज फैसिलिटेटर। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और इसके बारे में हम लोगों ने
जिन गुणों के बारे में, जिन स्किल्स के बारे में चर्चा की है, यानी 8 स्किल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, और उन 8 स्किल्स को एज ए टीचर जब एक फैसिलिटेटर की भूमिका में एक टीचर होता है तो उनको इस स्किल्स को खुद में डेवलप करने की ज़रूरत होती है। इसके पहले कि हम लोग क्लास को ख़त्म करें, फिर से एक बार हम लोग इसको समराइज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फैसिलिटेशन किसे कहते हैं? फैसिलिटेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया, शिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थियों को गाइड बन करके उसके साइड में रहना है, उसके बगल में उसके साथ रहना है गाइड बन करके, और उसको कि अपने नॉलेज को क्रिएट करने, अब कंस्ट्रक्ट करने, अपने नॉलेज को डिस्कवर करने और अपने नॉलेज को अपने नॉलेज को अप्लाई करने, अपने जीवन में अनुप्रयोग करने का मौका देने का काम फैसिलिटेटर का काम होता है। एक टीचर को ये मौका देना चाहिए जब वो फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है। और इसी तरह से फैसिलिटेटिंग जो होता है, एक टीचिंग की प्रक्रिया में आ करके, टीचिंग जो होता है जब एक फैसिलिटेटिंग की प्रक्रिया में आता है तो वो बहुत एक्टिव हो जाता है और वो रियल टाइम प्रोसेस होता है। और रियल टाइम प्रोसेस में एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें टीचर भी एक्टिव रहता है और लर्नर भी इक्वली एक्टिव रहता है। एक पूरी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस होता है ये जिसमें लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए टीचर और स्टूडेंट, लर्नर दोनों को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनके उस पूरे प्रोसेस का हिस्सेदारी करनी होती है, साझेदारी करनी होती है। अंडरस्टूड? गुड। उसके बाद जो फैसिलिटेटिंग का जो स्टेप्स है वो 3 मेन स्टेप्स होते हैं, आप जानते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमको अपने लर्नर को पहचानना कि वो कैसा है। दूसरा स्टेप है उसके लर्निंग गैप को पहचानना कि हम जो सोचे हैं एज ए टीचर कि हमारा बच्चा सीख कर ये प्राप्त करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ से जो बच्चा अभी हमको दिखाई दे रहा है उन दोनों के बीच का गैप कितना है, कितनी दूरी है, उसे कितना सीखना है, इसकी पहचान कर लेना, एक तरह से समझिए इसका मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट हमारा है कि ये आइडेंटिफाई करना कि इस पूरे गैप को पूरा करने के लिए बच्चा को क्या क्या एक्टिविटी, वो लर्नर को कौन कौन से एक्टिविटी करने पड़ेंगे, क्या क्या उसको काम करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा ब्रिज बनाया जाए कि हमारा लर्नर यहाँ से वहाँ तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, ये 3 स्टेप के बाद क्या क्या, इन 3 स्टेप में आप एक ब्रिज बिल्डर का काम कर रहे हैं। आप एक ब्रिज बिल्डर का काम कर रहे हैं, यानी आप एक उस सेतु का निर्माण करने का काम कर रहे हैं जहां से हमारे बच्चे को अपनी यात्रा शुरू करनी है और जहां तक लर्निंग आउटकम तक उसको पहुंचना है, जिस डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचना है। एज अ ब्रिज बिल्डर, टीचर जो फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है उस समय उसके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए? उसे सुनने का कौशल आना चाहिए, उसको प्रश्न करने का कौशल आना चाहिए, उसको समस्या समाधान करने का कौशल आना चाहिए, उसको कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों को शांत करने का कौशल उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर प्रतिभागिता की शैली को प्रयोग करने का गुण होना चाहिए, उसके अंदर दूसरों को एक्सेप्ट करने का गुण होना चाहिए, दूसरों को स्वीकार करने का गुण होना चाहिए, उसे सहानुभूति का गुण होना चाहिए और उसके अंदर एक अच्छे लीडर का यानी एक अच्छे नेता का गुण भी होना चाहिए। समझ में आई बात? मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे और आप चाहें तो दोबारा भी इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे विद्यार्थियों, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई शंका हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। आप हम लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस ग्रुप में आइए और मुझसे आप प्रश्न कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आपके पास मेरा मेल आईडी है, आप मेरे मेल आईडी पर जैसे प्रश्न पहले पूछते रहे हैं वैसे भी आप मेल आईडी पर मेरे से प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आकर के मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आप पूछते रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप पूछते रहे हैं और इसी तरह से आपके प्रश्नों को, आपकी शंकाओं को मैं समाधान करती रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह से मेरे से जुड़े रहेंगे। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलते हैं। आज की कक्षा यहीं तक।
All the best everybody. Love you all students. So see you again. All the best.